जब एक मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है इतना, क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है, दिस मच फोर्स। ये फोर्स एक्ट करता है। अगर पार्टिकल मोशन में नहीं है तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल, दोनों केसेस में भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। 90 डिग्री पर एंटर करता है तो पार्टिकल पे फोर्स एक्ट करता है पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, यहाँ से पता चलता है, ठीक है। तो पार्टिकल फिर चलता है सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ में जब चलेगा उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, यही फोर्स QVB सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। और इस फोर्स की वजह से पार्टिकल का पाथ हो जाएगा सर्कुलर। सर्कुलर पाथ का रेडियस हमने निकाला था mv/qv, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकाला 2πm/qv, ठीक है। तो दो केसेस हमने पढ़े, पैरेलल एंटर किया, एंटी पैरेलल अंडरस्टूड है साथ में, और 90 डिग्री वाला। बट अगर कोई ऐसे एंगल पर एंटर करे जो पैरेलल एंटी पैरेलल ना हो और 90 डिग्री भी ना हो तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक एंट्री। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक मतलब होता है एंगल 0 और 90 के बीच में, ठीक है। तो अगर ऑब्लिकली एंटर करेगा तो क्या होगा, तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसे दिखा दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ये पार्टिकल के मोशन की वजह से नहीं है, ये ऑलरेडी कोई मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, सपोज ये चार्ज पार्टिकल है, Q इसका चार्ज है और M इसका मास, कोई पार्टिकल मान लो ऐसे एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर, ये एंटर किया v वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर। जिस तरफ एंगल है उधर वाला कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट, v cos थीटा, और इधर आ जाएगा v sin थीटा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इसे हम v परपेंडिकुलर नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं v पैरेलल। तो पार्टिकल की दो वेलोसिटीज हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा था, एक साथ दो वेलोसिटीज है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट होगा, वैसे ही उस वेलोसिटी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं। तो पार्टिकल की दो वेलोसिटी है, v परपेंडिकुलर एंड v पैरेलल। therefore particle will perform motion according to these two velocities. परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है पार्टिकल देन इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, और अगर पैरेलल एंटर करता है देन इट गोज अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें, तो मतलब दोनों तरह की मोशन होगी। पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में जाएगा ड्यू टू इट्स v पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और सर्कुलर पाथ पे चलेगा ड्यू टू इट्स v परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे भी चलेगा और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे भी बढ़ेगा। तो इस तरह का पाथ हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ में भी चल रहा है ड्यू टू v sin थीटा कंपोनेंट, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहा है ड्यू टू v cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह का जो पाथ होता है इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ पर चलेगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेलिक्स, पता ही होगा। तो सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए कितना रेडियस होगा, यानी इस हेलिकल पाथ का रेडियस कितना होगा। कल जो हमने पढ़ा था वो था mv/qb, यहाँ पर v की बजाय हो जाएगा v परपेंडिकुलर। यहाँ जो स्पीड है सर्कुलर पाथ पे चलाने के लिए वो v नहीं है, वो है v परपेंडिकुलर, यानी कि v sin थीटा। तो यहाँ हमें मिल जाएगा r mv sin थीटा, सॉरी नॉट r, mv sin थीटा बाय qb। और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो हमने कल पढ़ा था वो था 2πm/qb। इसमें वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट आता ही नहीं है, यानी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उतना ही रहेगा 2πm/qb, इस पर कोई असर नहीं होगा। जैसे परपेंडिकुलर एंट्री में आता है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, हेलिकल पाथ वाले में यानी ऑब्लिक एंट्री में भी उतना ही आएगा।
और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे बोलते हैं पिच। पिच तुमने पहले भी पढ़ा होगा कहीं, स्क्रू गेज का पिच याद है? पिच ऑफ ए स्क्रू गेज 11th क्लास में पढ़ा होगा। स्क्रू गेज यूज करना नहीं सीखा तो बिना पिच के स्क्रू गेज कैसे यूज कर लिया? पिच तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्क्रू गेज में। पिच का मतलब क्या होता है? द साउंड विच कम्स व्हेन अ टोमेटो कम्स अंडर द टायर ऑफ ए व्हीकल, इसको पिच बोलते हैं। नहीं, पिच क्या होता है? पिच, टमाटर गाड़ी के नीचे आ गया तो पिच से आवाज आएगी। देन पिच क्या होता है? पिच होता है जब हम किसी स्क्रू को घुमाते हैं, ठीक है, वन सर्कुलर रोटेशन देते हैं तो आगे बढ़ता है। स्क्रू को देखा है, ऐसे घुमाते जाओ तो आगे भी बढ़ता है, ठीक है। यहाँ भी तो वही हो रहा है, एक चक्कर घूमता है साथ साथ आगे भी बढ़ता है। तो जो आगे बढ़ने यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच। स्क्रू में भी ऐसे ही होता है। स्क्रू गेज तुमने यूज किया है बट तुम्हें पिच नहीं पता है, ये बहुत स्ट्रेंज बात है। बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में वाइवा में पूछा जाता है पिच ऑफ स्क्रू गेज का क्या मतलब है। या स्क्रू गेज दे दिया जाएगा तुम्हें हाथ में, बताओ इसका पिच कितना है, ठीक है। तो पिच का मतलब क्या होता है? स्क्रू गेज में तुम्हें याद होगा एक सर्कुलर स्केल होता है, एक लीनियर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल वो स्क्रू जैसा होता है, उसे घुमाते हैं तो वो आगे भी बढ़ता है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्केल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच। यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक रेवोल्यूशन हुआ उतनी देर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सपोज यहाँ से हमने काउंटिंग शुरू किया, टाइम का काउंटिंग, और एक रेवोल्यूशन पूरा होते होते यहाँ पहुँचेगा पार्टिकल, ऐसे यहाँ पहुँचा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही पिच है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस डायरेक्शन में जाने वाली स्पीड हमें पता है कितनी है, v cos थीटा। इस डायरेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट करने वाली स्पीड है v cos थीटा। और टाइम कितना लगा वहां से वहां पहुंचने में? ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन बोला जा रहा है, वन रेवोल्यूशन का टाइम ये रहा, ठीक है। तो पिच कितना हो जाएगा? v cos थीटा या v पैरेलल इंटू टी, तो कितना आ जाएगा? v cos थीटा इंटू 2 पाई m बाय क्यूब। समझ आ गया? ये है। तो ये पार्टिकल का ऑब्लिक एंट्री जब मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो इस तरह का मोशन करेगा, और ये इसके लिए रेडियस, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और पिच आ जाएगा। इसके न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, इजी होते हैं, 1 मार्क या 2 मार्क में आएंगे। बस तुम्हें पहचानना होता है कि m कितना है, v कितना है, q कितना, b कितना है, ठीक है। बहुत फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही आता है, बस यूनिट्स पे ध्यान देना होता है। कई बार मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा टेस्ला में, कभी मिली टेस्ला में, ठीक है, या चार्ज को देखना पड़ेगा, कूलम है, माइक्रो कूलम है, इस तरह का। और रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, दोनों के रेडियस का रेशियो बताओ, ठीक है। या दो प्रोटॉन जा रहे हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, तो उनके रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का रेशियो बताओ। एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो किसका रेडियस बड़ा होगा, किसका छोटा होगा। तो इस तरह के रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं फार्मूला बेस्ड ही। अगर अल्फा पार्टिकल बोला मतलब उसका चार्ज, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन मान लो बोला, तो दोनों के मासेस का रेशियो हमें पता है, प्रोटॉन का मास, अल्फा पार्टिकल का मास, दोनों के चार्जेस का रेशियो भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो दोनों के रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का रेशियो mv/q फार्मूला से आ जाएगा, ठीक है। एक करके देख लेते हैं क्वेश्चन। सपोज प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे? mp/v। मान लो कि स्पीड दोनों की सेम है, सेम स्पीड से अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। डिफरेंट भी हो सकता है क्वेश्चन में, जस्ट एक एग्जांपल है। तो दोनों सपोज v स्पीड से एंटर करते हैं, तो r क्या हो जाएगा? mv/qb। तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। सिमिलरली r अल्फा क्या होगा? m अल्फा v/q अल्फा इंटू b। दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है, सर्कुलर पाथ के रेडियस का रेशियो। तो v और b तो डिवाइड हो जाते हैं, इधर क्या बचता है? मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल,
मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास मान लो m है और चार्ज मान लो प्रोटॉन पर q है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q। और मास कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया, ठीक है, 1/2। आर पी बाई आर अल्फा इज 1/2, यानी आर अल्फा, अल्फा पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस प्रोटॉन वाले सर्कुलर पाथ के रेडियस से डबल होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तुम्हें वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें रेशियो पता होना चाहिए, मासेस का रेशियो क्या है, चार्जेस का रेशियो क्या है।